चलिए तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कंटिन्यू करते हैं अपने सॉलिड स्टेट की आगे की पढ़ाई को। और पिछले क्लास में हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल्स देखे थे, डिस्कस किए थे डिफरेंट शेप्स, थ्री डायमेंशनल शेप्स लाइक रेगुलर टेट्राहेड्रन क्या होता है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रन क्या होता है, ट्रंकेट करने का मतलब क्या होता है। इन सब बेसिक बातों के इन सब बेसिक बातों को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में। ठीक है, तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट की। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं विद द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सॉलिड्स को इनटू टू टाइप्स, दैट इज क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, जितने भी सॉलिड्स हैं उनको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। और ये सब छोटी छोटी डेफिनेशंस बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस की तरह से इसे हम लोग डिफाइन करते हैं। और मेनली हम लोग को इस चैप्टर में जो पढ़ाई करनी होती है स्टूडेंट्स, वो हम लोग को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। मतलब आवर मेजर डिस्कशन विल बी अराउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बट फिर भी एक बार क्रिस्टलाइन क्या होते हैं और अमॉर्फस क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉलिड्स। मतलब वाकई में एक्चुअली में सॉलिड्स का मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होता है। जिन भी चीजों को आप सॉलिड बोलते हो, दे आर ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सो दे आर नोन एज ट्रू सॉलिड्स। एंड ऑन द अदर हैंड अमॉर्फस सॉलिड्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सॉलिड के जैसी महसूस होती हैं, है ना। दे हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स बट दे आर नॉट एग्जैक्टली सॉलिड्स। ठीक है, मतलब सॉलिड और लिक्विड के कुछ बीच की सिचुएशन है, तो वो होते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। एंड अमॉर्फस सॉलिड्स को एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट हम लोग सूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड दैट इज इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, एंड इनके एग्जाम्पल जैसे कुछ चीजें आप अगर फील करो, रबर, प्लास्टिक एटसेट्रा, तो ये सारे सॉलिड जो हैं, ये रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो ये बीच में है सॉलिड और लिक्विड के। सो दे आर सुपर कूल लिक्विड्स या फिर इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, राइट। फिर और इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विच आर आल्सो नोन एज द ट्रू सॉलिड्स, तो इनमें क्या होता है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब हो गया वो पार्टिकल्स जो उस सॉलिड को बना रहे हैं। एंड वो पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। अभी जस्ट इसके बाद मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ाऊंगा, दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि वो क्लासिफिकेशन इसी बात पर बेस्ड है कि एटम है या मॉलिक्यूल है या आयन है। तो उसी के आधार पर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई करते हैं या फिर कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका एक पर्टिकुलर डेफिनेट फिक्स्ड अरेंजमेंट है। सॉलिड ऑलवेज मींस फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सो देयर इज अ डेफिनेट रिपीटेटिव अरेंजमेंट। अच्छा, अमॉर्फस सॉलिड्स के केस में क्या होता है कि ये तो नकली सॉलिड है, मतलब सॉलिड जैसे लग रहे हैं बट सॉलिड तो है नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, और अगर कोई पैटर्न है भी तो कुछ दूरी के लिए कुछ और पैटर्न है, फिर अगली दूरी के लिए कुछ और पैटर्न है। सो देयर इज नो पर्टिकुलर पैटर्न, और ये सब एक रैंडम प्रकार की अरेंजमेंट में है, ऐसा आप मान लीजिए। ठीक है, अच्छा, फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देयर इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है कि जहां तक वो सॉलिड है, तो वो हमने अभी बोला एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ठीक है, देयर इज अ डेफिनेट अरेंजमेंट। तो वो डेफिनेट अरेंजमेंट मतलब एक पर्टिकुलर मैनर में अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसे आपको मैं इसी चैप्टर में आगे चल के NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल में। तो NaCl में हम लोग देखेंगे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ये सब एक डेफिनेट अरेंजमेंट में है। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर Na प्लस है कहीं फिर Cl माइनस हो गया, तो ऐसा कोई आर्बिट या फिर मतलब रैंडम अरेंजमेंट वहां पर नहीं है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, एक रिपीटेटिव अरेंजमेंट होता है, और वो जो भी ऑर्डर है वो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। मतलब जहां तक भी वो सॉलिड है वहां तक वो ऑर्डर परसिस्ट करता है, वो ऐसा ही रहता है। अमॉर्फस सॉलिड्स के केस में पहले तो कोई ऑर्डर होता नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर कुछ थोड़ा मोड़ा है भी
तो वो काफी शॉर्ट रेंज के लिए होता है, मतलब कुछ दूरी के लिए है फिर आगे खत्म हो गया, तो इट इज अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर बेसिकली। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द थर्ड डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में मतलब इनके मेथड ऑफ प्रोडक्शन में भी, मतलब जिस तरह से ये फॉर्म होते हैं, प्रोडक्शन क्या बोले, प्रोडक्शन को फैक्ट्री में चीजों का होता है, फॉर्मेशन वुड बी अ बेटर वर्ड। ठीक है, तो इनके मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन में भी डिफरेंस होता है। तो जैसा कि अमॉर्फस के केस में मैंने एक वर्ड भी यूज किया था, दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ठीक है, तो अमॉर्फस के केस में हम लोग क्या करते हैं भाई, कोई भी सॉलिड कैसे फॉर्म होता है, जब तुम किसी लिक्विड को ठंडा करते हो, व्हेनेवर यू कूल अ लिक्विड देन अ सॉलिड इज फॉर्म। तो अगर आप किसी लिक्विड की बहुत जल्दी से फास्ट कूलिंग कर दो, रैपिड कूलिंग कर दो, रैपिड या फिर सडन कूलिंग कर दो किसी लिक्विड की, तो वैसे केस में उसको मतलब वो सॉलिड ठीक है जम तो जाएगा, उसके पार्टिकल्स का मोशन तो बंद हो जाएगा अगर बहुत जल्दी से ठंडा कर दोगे तो। ठीक है, तो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स विल स्टॉप, बट आपने इतनी फास्ट कूलिंग वहां पे कर दी कि एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बनने का मौका नहीं मिल पाया। ठीक है, तो अगर हम बहुत रैपिड कूलिंग करते हैं तो उससे जो फॉर्म होने वाले सॉलिड हैं, उससे जो जनरेट होने वाले सॉलिड्स होते हैं वो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, रैपिड कूलिंग करने में, और तभी इनमें पार्टिकल्स का कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, और तभी इनमें कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बहुत आराम से धीरे धीरे ठंडे दिमाग से कूल करके बनने वाले सॉलिड्स होते हैं। सो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्लो कूलिंग अंडर कंट्रोल्ड under controlled conditions, and the crystalline structure is also dependent upon condition, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की कंडीशंस हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही सॉलिड का, ठीक है, अब ये क्या कंडीशंस होती है इसके बहुत डिटेल्स में हमें नहीं जाना है, बस हमको क्या ये लाइन पढ़ लेनी है। इस लाइन का मतलब क्या है कि हम पहले तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को आराम से धीरे धीरे ठंडा करके तब बनाते हैं, फर्स्ट पॉइंट, ताकि उसमें पार्टिकल्स का जो रेगुलर अरेंजमेंट होने वाला है वो हो सके। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद वो जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, अब उस स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री क्या है, उस स्ट्रक्चर का शेप क्या है, ये सभी चीजें जो है वो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि उस स्ट्रक्चर का शेप क्या रहता है, ज्योमेट्री, ये सब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल डिपेंड अपॉन कि किन कंडीशंस में उसको कूल किया गया है। एंड कई बार ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि एक ही सॉलिड के लिए अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार का स्ट्रक्चर जनरेट हो, और इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मॉर्फ मींस शेप एंड पॉली मींस मेनी। ठीक है, तो जैसे आगे चल के आपको मैं ये बात बताऊंगा कि एक सॉलिड होता है जिंक सल्फाइड, ZnS, और ZnS के लिए बच्चों ये पॉलीमॉर्फिज्म का फॉर्मूला बिल्कुल मतलब पॉलीमॉर्फिज्म का जो फंडा है ये बिल्कुल एप्लीकेबल है कि ZnS के लिए हम लोग दो अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे वुडजाइट स्ट्रक्चर। दोनों ही ZnS है, वुडजाइट भी ZnS है और जिंक ब्लेंड भी ZnS है। ठीक है, बट इनका स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट ऑफ कटायन एंड अनायन ये दोनों में अलग अलग होता है, और इस फिनोमेना को बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और ये अलग अलग स्ट्रक्चर कब आते हैं, जब आप अलग अलग कंडीशंस में किसी लिक्विड को कूल करते हैं। लेकिन अगर आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड चाहिए तो आपको कूलिंग जो है वो तो स्लो ही रखनी पड़ेगी, कंट्रोल्ड कंडीशंस में कूलिंग पड़ेगी। अगर आप हकबका के एक बार में ठंडा कर दोगे, बहुत रैपिडली सडन कूलिंग कर दोगे, तो उससे बनने वाला सॉलिड जो है वो अमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है, जिसमें कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होगा, और ये सारी बातें समझने वाली, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, चलिए फिर आता है फोर्थ पॉइंट, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में एक फिक्स्ड शार्प वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे जितने सारे सॉलिड्स के तुम इनऑर्गेनिक में पढ़ते होगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, इसका मेल्टिंग पॉइंट वो है, तो वो सारे के सारे बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक फिक्स्ड मेल्टिंग, देखो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है कि सॉलिड का जो भी लैटिस है, जो उसके पार्टिकल्स हैं, उनका अरेंजमेंट बिखर जाए, मतलब टूट जाए, वो सॉलिड मूव करने लगे।
ठीक है, तो एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है। तो जब वो टूटेगा तो एक ही बार में सब जगह से टूटेगा, ऐसा नहीं कि अभी चलो यहाँ से टूट गए फिर वहां से टूट गए फिर वहां, ऐसा नहीं होगा। आप उसको गर्म करते रहिए, एनर्जी उसको मिलेगी किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक बार में तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में क्या होता है कि बहुत शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मतलब एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और इसके लिए अगर हम लोग जैसे हीटिंग कर्व सोचें, यहाँ कूलिंग कर्व दिया हुआ है लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसे हीटिंग कर्व से समझना पसंद करता हूँ कि ये सॉलिड है, अब टाइम को तुम मान लो उल्टी दिशा में जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सॉलिड है, अब तुम इसको गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो गर्म करते 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 क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाएगा और उस समय हीट एब्जॉर्ब होगी, उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं, है ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट होती है जो मेल्टिंग के समय एब्जॉर्ब होती है। तो इस समय क्या हुआ, देखो ध्यान से, सॉलिड का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो गया और अभी इसकी मेल्टिंग चल रही, मेल्टिंग चल रही, मेल्टिंग चल रही है, तो एक फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट कर रहा है और करते 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 फिर सारा का सारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और अब जब आप फर्दर गर्म करोगे तो लिक्विड का टेम्परेचर राइज करने लगेगा। तो एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है तो फिक्स एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को डेल्टा एच फ्यूजन बोलते हैं, ऐसा आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अच्छा, अमॉर्फस में क्या होता है भाई? अमॉर्फस में क्या होता है, जैसे तुमने ग्लास को देखा हो, जैसे प्लास्टिक को देखा हो, है ना, प्लास्टिक से समझो, प्लास्टिक को तुमने जरूर देखा होगा जलते हुए। तो ये जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं इनका कोई मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एज सच फिक्स नहीं होता है। तुम प्लास्टिक को गर्म करोगे तो धीरे धीरे मुलायम पड़ने लगेगा वो, और मुलायम पड़ते पड़ते फिर वो फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है ही नहीं है, क्योंकि वो सॉलिड ही नहीं है पहली बात। वो तो एक लिक्विड ही था जिसको तुमने इतना जमा दिया कि वो अब सॉलिड जैसा, मतलब ऐसे समझ लो कि एक लिक्विड की विस्कोसिटी इतनी ज्यादा हो गई, है ना, एक लिक्विड की विस्कोसिटी इतनी ज्यादा हो गई कि अब वो सॉलिड जैसा प्रतीत हो रहा, महसूस हो रहा था, बट है नहीं वो सॉलिड एक्चुअली। ठीक है, तो अमॉर्फस सॉलिड्स के केस में व्हाट हैपेंस इज कि दे डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स एंड फिक्स्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, एंड ऑन हीटिंग दे सॉफ्टन, सॉफ्टन मतलब मुलायम पड़ जाते हैं धीरे धीरे। रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब ऐसा ही बिहेवियर शो करते हैं। ग्लास हो गया, ग्लास में तो तुम ये बिहेवियर ऑब्जर्व भी कर सकते हो। जैसे कोई घर में बहुत पुरानी अगर खिड़की हो, 15-20 साल पुरानी, उसमें कांच लगाओ, तो तुम उसको जाके ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे कि वो बीच बीच में जो है पतला हो गया है ग्लास, और नीचे नीचे जो है मोटा हो गया है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि भाई जब गर्मी पड़ती है तो खूब हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, और हाई टेम्परेचर होता है तो वो ग्लास जो है वो फ्लो करने लगता है। जो ऊपर का ग्लास है और जो बीच का ग्लास है वो फ्लो करके नीचे की जगह पर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। तो इसलिए बीच से क्या है, मोटा हो जाता है, मतलब बीच से कह रहा हूँ सॉरी, नीचे से वो मोटा हो जाता है, बीच से पतला हो जाता है। ठीक है, ग्लास विंडो में। तो इसका एप्लीकेशन यूज क्या है कि भाई नेक्स्ट टाइम मान लो तुम्हें शीशा तोड़ के घर में घुसना है किसी के, है ना, तो तुम मुक्का मारो या उसको तोड़ने का जो प्रयास करो तो बीच में मारो। बीच मारोगे तो वहां ग्लास पतला होगा तो आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, तो अमॉर्फस सॉलिड्स के केस में व्हाट हैपेंस इज कि दे डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स एंड ऑन हीटिंग दे सॉफ्टन, मुलायम पड़ जाते हैं। सॉफ्टन मतलब मुलायम पड़ जाते हैं। एंड फाइनली फाइनली दे बिगिन टू फ्लो, दे बिगिन टू फ्लो। इनका जो मेल्टिंग का प्रोसेस है वो एक तरह से एक रेंज ऑफ टेम्परेचर्स पे, कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। तो इसको गर्म करोगे तो इसका हीटिंग कर्व ऐसा लगेगा, धीरे धीरे अपना, यहाँ पर सॉलिड भी है फिर लिक्विड में, मतलब कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं, धीरे धीरे मुलायम पड़ेगा और फाइनली जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो द लास्ट डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स इज, अब ये इंपॉर्टेंट है ना, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं बच्चों वो होते हैं एन आइसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं एन आइसोट्रोपिक और अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं वो होते हैं आइसोट्रोपिक। दे आर एन आइसोट्रोपिक एंड दे आर आइसोट्रोपिक। क्या मतलब है इन बातों का? जैसे एन आइसोट्रोपी का मतलब है कि सेम प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग वैल्यू रखती है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एन आइसोट्रोपी। इस फिगर से बढ़िया से नहीं समझ में आएगा, अभी मैं एक और फिगर बना के आपको अच्छे समझाता हूँ।
आप पहले बस एनआइसोट्रोपी वर्ड का मतलब समझ लोगे, ठीक है। तो एनआइसोट्रोपी वर्ड का मीनिंग होता है कि सेम प्रॉपर्टी, है ना, एनी फिजिकल प्रॉपर्टी हैव डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। इस बिहेवियर को हम लोग एनआइसोट्रोपिक बिहेवियर कहते हैं, और ऐसी चीज को हम लोग एनआइसोट्रोपी भी कहते हैं। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, दे शो एनआइसोट्रोपिक बिहेवियर, and the reason for this anisotropic behavior is regular arrangement। अब तुम लोगों से रेगुलर अरेंजमेंट से एनआइसोट्रोपिक क्यों हो जा रहा है, तो क्यों हो जा रहा है बताते हैं। जैसे शायद तुमने अगर केमिकल बॉन्डिंग बढ़िया से पढ़ा हो, याद हो, मतलब पढ़ा तो बढ़िया से ही है तुमने, बट अब तुम्हें याद है कि नहीं याद है कि ग्रेफाइट के लिए एक प्रॉपर्टी डिस्कस होती है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलोंग द लेयर डीलोकलाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ग्रेफाइट के बारे में बोला जाता है कि इट इज अ गुड कंडक्टर अलोंग द लेयर। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलोंग द लेयर, whereas perpendicular to the layers, जिनके बीच में दो लेयर्स के बीच में वैन डर वाल फोर्स एक्ट करता है, तो परपेंडिकुलर टू द लेयर्स कोई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं है, तो परपेंडिकुलर टू द लेयर इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अलोंग द लेयर इट इज अ गुड कंडक्टर, एंड परपेंडिकुलर टू द लेयर इट इज अ पुअर कंडक्टर। तो प्रॉपर्टी एक ही थी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, but it is giving you different values in different directions. So such behavior is said to be anisotropic behavior, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनिसोट्रोपिक होते हैं, मतलब the same property has different values in different directions, and the reason for anisotropic behavior of crystalline solids is regular arrangement। और मैं समझाता हूं अभी आपको। ऑन द अदर हैंड जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं। अमॉर्फस में क्या होता है कि ये रैंडम अरेंजमेंट की वजह से वो सब चीज अलग अलग दिशा में एवरेज आउट हो जाती है। जैसे अगर तुम्हें याद आ रहा हो, जब मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तुम्हें गैसीय स्टेट में पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला था बेटा गैस का मोशन एकदम रैंडम है। तो रैंडम होने की वजह से क्या होता था कि भाई एक इस तरह का याद करो, हमने लिखा था यू एक्स स्क्वायर का बार इज इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर का बार इज इक्वल्स टू यू जेड स्क्वायर का बार, इस तरह का लाइन लिखा था, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। सो अगेन द रीजन फॉर दिस इज कि भाई इतने लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे और रैंडम बिहेवियर था, तो वो ले दे के एवरेज हर दिशा में सेम आ जाता था। ऐसा ही अमॉर्फस सॉलिड के केस में होता है कि रैंडम अरेंजमेंट होने की वजह से और बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल होने की वजह से ले दे करके जो एवरेज है वो हर दिशा में सेम आ जाता है किसी भी प्रॉपर्टी के लिए। इसलिए अमॉर्फस सॉलिड्स का बिहेवियर आइसोट्रोपिक होता है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन एवरी डायरेक्शन, इन एवरी डिफरेंट डायरेक्शन वैल्यू सेम आती है। एग्जाम्पल ये दो चार याद कर लो, स्कूल वूल के एग्जाम में आ जाए तो चंद शब्द बोल दिया जाए कि 50 शब्दों में अमॉर्फस सॉलिड के बारे में अपने विचार प्रकट करो। 50 शब्दों में से 5-6 शब्द तो यही लिख देना, बाकी अपना 40-45 शब्द लिख देना, कुछ भी जो बना, ठीक है। ग्लास, प्लास्टिक, स्टार्च, रबर, ये सब अमॉर्फस सॉलिड। अच्छा, इस एनआइसोट्रोपी को थोड़ा सा मैं आपको और समझाता हूँ, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में जैसा कि हम लोगों ने देखा, इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमॉर्फस वाला तो काफी सिंपल है, क्रिस्टलाइन वाला समझ लोगे तो अमॉर्फस वाला भी क्लियर हो जाएगा। तो इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बच्चों, जैसा हमने देखा कि यहाँ पर एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर है, एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर, एंड द रीजन फॉर दिस एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर इज द रेगुलर अरेंजमेंट। तो रेगुलर अरेंजमेंट पार्टिकल्स का है, एंड दिस इज द रीजन फॉर एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर, ठीक है। अब देखो क्या है, जैसे मान लो कोई आयनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड मतलब क्या हो गया, जिसमें बेटा कटायन और अनायन है, तो उसका एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा, कटायन अनायन, कटायन के बगल में अनायन होगा और अनायन के बगल में कटायन होगा, तभी स्टेबिलिटी आ पाएगी, है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि सारे कटायन कटायन एक तरफ हो जाएं और सारे अनायन अनायन एक तरफ हो जाएं। दिस इज नॉट गुड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। अब सपोज करो कि मैं इस सॉलिड, ये रेगुलर अरेंजमेंट हो गया ना, दिस इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो अभी क्या है कि सपोज करो कि मैं इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को दो लेयर्स के अलोंग तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज करो मैं एक बार इस लेयर के अलोंग तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ,
और दूसरी बार मतलब इस डायरेक्शन के अलोंग तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और दूसरी बार बच्चों मैं इसे इस डायरेक्शन के अलोंग तोड़ने की कोशिश, तो इन डिफरेंट डायरेक्शंस में जब मैं मूव करूंगा तो मुझे जो टाइप ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे बिल्कुल अलग अलग मिलेंगे। जैसे इस लाइन के अलोंग जब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ये वाली लाइन आई होप समझ पा रहे हैं, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, तो इसके अलोंग क्या हो रहा है, मुझे प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस इस तरह के पार्टिकल्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो कुछ और होगा। और इस डायरेक्शन के अलोंग जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन के अलोंग जा रहा हूँ, तो मुझे एक तरफ माइनस 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 माइनस, दूसरी तरफ प्लस 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 मिल रहा है। इस डायरेक्शन में तोड़ने के लिए मुझे फोर्स कुछ और लगाना पड़ेगा। अभी तुम्हें ये दिमाग नहीं लगाना है किधर ज्यादा लगाना है किधर कम लगाना है, ये सब तुम इंजीनियर बन जाओगे आईआईटी में तो एक प्रॉपर्टी होती है शियरिंग स्ट्रेस, तो शियरिंग स्ट्रेस पढ़ोगे सेकंड थर्ड ईयर में आता है, ठीक है ना। तो ये सब दिमाग तुम्हें नहीं लगाना है कि यहाँ पे ज्यादा लगेगा कहाँ कम लगेगा, इसका कोई जरूरत नहीं है। बस हाँ ये समझ लो कि अलग अलग लगेगा, ठीक है। तो अलग अलग लगेगा तो बस इसी चीज को एनआइसोट्रोपी बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ड्यू टू द रेगुलर अरेंजमेंट एनआइसोट्रोपी होती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अमॉर्फस सॉलिड्स में कोई ऐसा रेगुलर अरेंजमेंट होता नहीं है, तो वहां तो रैंडम अरेंजमेंट है। तो वो क्या है कि ले दे के ओवरऑल चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ ओवरऑल एवरेज जो है सेम आ जाता है, ठीक है। सो अमॉर्फस सॉलिड्स में आइसोट्रोपिक बिहेवियर होता है, मतलब हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आती है, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं आइए अबाउट द क्लासिफिकेशन और द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि वैसे तो दो प्रकार के सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, लेकिन मेनली हमको पढ़ाई करनी है अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं, और सही मायने में सॉलिड्स मतलब यही होते हैं, अमॉर्फस तो नकली सूडो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, this classification is based upon it is based upon the type of constituent particle, the type of constituent particle मतलब उसमें कौन सा पार्टिकल है, किस प्रकार का पार्टिकल है, इसके बेसिस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को चार प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। दे आर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स। सो व्हाट आर दोस फोर टाइप्स, वेरी क्विकली लेट मी राइट डाउन द नेम्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सबसे पहले होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये वो होते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। अभी एक एक के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर दूसरे प्रकार के होते हैं बच्चों मेटालिक सॉलिड्स। तो मेटालिक सॉलिड्स हो गए जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होते हैं, मेटल्स हो गए जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन, लोहा, ये सब भी सॉलिड ही है, ठीक है। तो ये मेटालिक सॉलिड हो गए। थर्ड हो गए आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो आयंस होते हैं, जैसे NaCl या CaCl2, है ना, या ZnS, कटायन अनायन है इसमें, तो ये सब आयनिक सॉलिड्स होते हैं। और फोर्थ टाइप के होते हैं कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स कुछ ऐसे खास प्रकार के सॉलिड हैं जिसमें एक लार्ज नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बन जाता है। जैसे आपने डायमंड का स्ट्रक्चर के बारे में अगर सुना हो इन केमिकल बॉन्डिंग, फिर आपने एक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स में SiO2 का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो उसमें एक के बाद एक के बाद एक 3 डायमेंशनल एक लार्ज नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, या ग्रेफाइट हो गया या बकमिंस्टर फुलरीन हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स हैं, इनको हम लोग जाइंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। मतलब एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन वो इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है कि वो सॉलिड एक तरह से नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो दिस इज अ रफ क्लासिफिकेशन, ब्रीफली मैंने एक बार आपको बताया है। तो वेरी क्विकली अब एक एक करके चारों के बारे में और डिटेल में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 हम चालू करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड से। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं तो सभी लोग जानते हैं। अच्छा, अभी क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को और 3 पार्ट में सब डिवाइड किया जाता है, ठीक है। वो 3 पार्ट क्या है, एक एक करके नोट किया जाए जल्दी जल्दी। तो पहला हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होता है
कि नॉन पोलर मतलब कोई डायपोल मोमेंट नहीं होना चाहिए मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं सीपी लिख दे रहा हूँ, सीपी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, या फिर एटम्स। भाई एटम में तो कोई डायपोल मूवमेंट होता नहीं है, डायपोल मूवमेंट हमेशा किसमें होता है, मॉलिक्यूल में होता है। तो अगर मॉलिक्यूल है तो वो नॉन पोलर होगा, या फिर वो एटम भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, आई होप आप ये बात समझते हो कि अंडर अ गिवन कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कोई भी चीज सॉलिड या लिक्विड या गैस बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखने जा रहा हूँ, तो आप उसमें ये मत हल्ला मचाने लगना कि सर अरे ये तो सब गैस है, ये सॉलिड कहाँ है। तो भैया वो गैस है, रूम टेम्परेचर प्रेशर पर गैस है, ऐसा नहीं कि कभी जीवन में वो सॉलिड बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर एटम होते हैं। एटम तो हमेशा ही नॉन पोलर होता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सोचो कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल का नाम CO2। तो ये तो अब बताने की जरूरत नहीं कि इसका डायपोल मोमेंट जीरो क्यों है। SO3 सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो होता है। हीलियम एटम है, नियॉन एटम है, एटसेट्रा। ये दो तीन एग्जाम्पल लिख लो बस, ठीक है। अच्छा, अब इनमें फोर्स कौन सा होता है, पहली बात तो नॉन पोलर सॉलिड है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है, वीक फोर्सेस इन केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ते हैं, वो फोर्स होता है लंदन फोर्स। उसको लंदन फोर्स बोलते हैं, या फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स बोलते हैं। अगर भूल गए तो जाके एक बार रिवाइज करिए, ये काम मेरा नहीं है, ठीक है। तो लंदन फोर्स होता है यहाँ पे लगने वाला फोर्स। अच्छा, लंदन फोर्स कैसा होता है भाई, ये बताने की जरूरत नहीं कि वीक सबसे रद्दी फोर्स यही होता है, जितने भी फोर्सेस पढ़ते हैं हम लोग उसमें सबसे वीकेस्ट फोर्स यही होता है, ठीक है। और इसीलिए मतलब ये जो मैंने नाम लिखे हैं, दीज आर द पुअरेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स, मतलब पुअरेस्ट इन टर्म्स ऑफ हार्डनेस, इन टर्म्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। भाई ये सब सॉलिड की कुछ बड़ी विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हार्ड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। लेकिन इनमें इन सब में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ देम मोस्ट ऑफ देम इनमें से ज्यादातर जो है वो या तो लिक्विड होते हैं या तो गैस होते हैं एट रूम टेम्परेचर। मोस्ट ऑफ देम आर लिक्विड्स और गैसेस, या इनफैक्ट बेटर होगा मैं गैसेस ही बोल दूं, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। कोई एक आध मान लो, जैसे अब ये मान लो इसको ले लें, Br2 को ले लें, तो Br2 भी तो नॉन पोलर है ना, तो ये लिक्विड होता है। I2 एक सॉफ्ट सा सॉलिड होता है, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। So most of them are liquid or gas. Most of them are liquid or gas at room temperature. लंदन फोर्स इसमें लगता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल से एटम्स होते हैं। एंड लास्टली और क्या बच गया एक चीज, हाँ, दे आर सॉफ्ट, दे आर वेरी सॉफ्ट एंड दे हैव लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, लोएस्ट टीएमपी। लोएस्ट टीएमपी मेल्टिंग पॉइंट सबसे पुअर है इनका, सबसे बेकार सॉलिड यही है एक तरह से, ठीक है। और फाइनली लास्ट पॉइंट है कि ये नॉन कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चार्ज तो फ्री है नहीं इनमें। सो दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दूसरे आते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के केस में व्हाट हैपेंस इज, इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है CpR पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। Cp इज पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कुछ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। जैसे भाई एग्जाम्पल सोचा जाए तो क्या हो गया, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, HCl, HBr, HI, जितने भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं सब में डायपोल मोमेंट होता है, SO2 एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा जी, इनमें लगने वाला फोर्स क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल, दो HCl के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाता है, ठीक है।
फिर इनके बारे में बात करें तो ये भी ज्यादातर जो है वो रूम टेम्परेचर पे गैस है, लिक्विड ही है, ये भी बहुत अच्छे सॉलिड तो नहीं है। रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे ये लोग गैस या लिक्विड होते हैं मोस्टली। SO2 जैसे गैस है भाई, और HCl भी गैस है, तो रूम टेम्परेचर पे दे आर गैस एंड लिक्विड। अच्छा, फिर इसके बाद बात की जाए इनके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, तो मेल्टिंग पॉइंट इनका भी लो ही है, तो बहुत ज्यादा खास तो नहीं है, लेकिन हाँ पुराने वाले से तो ज्यादा ही है ना, पुराने वाले से तो कुछ बेहतर करेंगे ये लोग। तो हायर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, हायर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और फिर इसके बाद ये भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, तो इनके लिए भी सॉफ्ट ही लिख देंगे हम लोग। और इनमें भी कहीं कोई फ्री इलेक्ट्रॉन वगैरह प्रेजेंट है नहीं, तो ये सब भी नॉन कंडक्टर है। किसका? खुद से लिख लो बगल में, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो ये हो गए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तीसरे आते हैं, थर्ड टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इनमें क्या होता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और क्या, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए तुम्हें पता होगा कि हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स सच एज फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इनका एग्जाम्पल हो गया भाई HF हो गया, पानी हो गया, पानी बर्फ बनाता है, बर्फ का स्ट्रक्चर तुमने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, नहीं पढ़ा है तो आगे आने वाले दिनों में जो टारगेट के बच्चे उनके बारे में बात करो, पढ़ोगे। तो H2O हो गया, और क्या हो गया, NH3 हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, Cp है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स जैसे आइस का स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही होगा, HF का स्ट्रक्चर भी शायद पढ़ा हो, जिगजैग स्ट्रक्चर होता है सॉलिड फेज में, है ना, सॉलिड फेज में एच बॉन्डिंग सबसे मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो बहुत मतलब हाई लेवल पे एच बॉन्डिंग होती है सॉलिड में भाई। एच बॉन्डिंग के लिए दो अलग अलग मॉलिक्यूल पास आने चाहिए ना, तो गैसियस फेज में एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग इज मिनिमम एंड सॉलिड फेज में एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग इज मैक्सिमम, ठीक है। तो ये सब के सब पढ़ाए होंगे, डिटेल में पढ़ाए होंगे आई एम श्योर। तो सीपी मतलब क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे क्या है, which can molecules which can undergo molecules which can undergo H bonding, molecules which can undergo H bonding, ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, इनमें फोर्स कौन सा है, फोर्स तो इनमें H बॉन्ड वाला ही फोर्स है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अमंग्स द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। तो अमंग्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मतलब वैसे तो मेल्टिंग पॉइंट इनका भी लो ही है, जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, को बहुत ज्यादा थोड़ी ना है, बट बाकी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में ये सबसे बेहतर प्लेस है। सो टीएमपी एज सच एब्सोल्युटली बात करें, मतलब मेटालिक सॉलिड से और कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड से बात करें, तो उससे तो कंपैरिजन में कम ही है, ठीक है, लेकिन स्टिल हायर देन other molecular solids, higher than other molecular solids, higher than other molecular solids, ठीक है। और सेम चीज आप हार्डनेस के लिए भी कह सकते हो कि दे आर हार्डर। भाई हार्डनेस तो क्या फोर्स पे डिपेंड करती है भाई, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतनी ज्यादा हार्डनेस होगी। तो हार्डर देन अदर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, हार्डर देन अदर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, बाकी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की तुलना में ये हार्डर होते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट की बात हो गई, कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये भी जो है वो होते हैं नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पढ़ाई हो गई मॉलिक्यूलर सॉलिड की, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लिख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, चलो अगली पढ़ाई करते हैं आयनिक सॉलिड के बारे में। तो आयनिक सॉलिड क्या होता है भाई, आयनिक सॉलिड वो होता है जैसे कि जिसमें Cp यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन बेस्ड है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर कटायन एंड अनायन, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर कटायन एंड अनायन, ठीक है। तो ये इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए। अच्छा, फिर इनमें
जो लगने वाला फोर्स है, ठीक है, कटायन एनायन के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? आयनिक बॉन्ड। सो इनमें जो लगने वाला फोर्स है इट इज नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल आयनिक बॉन्ड, नॉन डायरेक्शनल आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का कोई दिशा नहीं होती है। जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो हम लोग पढ़ते हैं कि ऑर्बिटल ऐसे आए, है ना, ऐसे ऐसे नहीं होगा, तो वो सब चक्कर जो है कोवेलेंट बॉन्ड के केस में होता है। आयनिक बॉन्ड का कोई डायरेक्शन नहीं है, कटायन होना चाहिए बस और एक अनायन होना चाहिए, किधर से भी आ जाएगा, इनके बीच में फोर्स लगने लगेगा, ठीक है। सो नॉन डायरेक्शनल आयनिक बॉन्ड होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट ठीक ठाक होता है, हाई होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बहुत हाई तो नहीं होता है लेकिन फिर भी हाई, ठीक है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स का, जो लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई है, और ये भी हार्ड है, ठीक ठाक हार्डनेस है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो ही डिसेंट हार्डनेस है। और हाँ, कंडक्टेंस इनका इंपॉर्टेंट है। तो ये नॉन कंडक्टर होते हैं, ये तो जो लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं उनको तो फट से समझ में आ जाएगा। नॉन कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में कटायन अनायन, भाई कंडक्टेंस मतलब क्या होता है? चार्जेस का मोशन होना चाहिए। तो सॉलिड स्टेट में तो ये कटायन अनायन अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, तो कोई कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो नॉन कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में, बट मोल्टेन, मोल्टेन या एक्वस सोल्यूशन में आप पिघला दो इनको या पानी में घोल दो, डिसॉल्व कर दो, तो फिर ये कंडक्टर बन जाते हैं, देन ये बिकम कंडक्टर्स। सो मोल्टेन या एक्वस सोल्यूशन में दे आर कंडक्टर्स, बट दे आर नॉन कंडक्टर्स इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो ये हो गए भाई आयनिक सॉलिड्स। नेक्स्ट तीसरा हम लोग बात करते हैं मेटालिक सॉलिड की, ठीक है। मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं? मेटालिक सॉलिड हो गए जैसे कि तुम्हारे आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल तो लिख ही लोगे, ठीक है, लिख देते हैं एक दो जल्दी से, रुको। NaCl, KCl, जो भी आयनिक कंपाउंड लिख डालो, जो भी लिखोगे सब यही होगा, CaCl2, ठीक है। फिर क्या और क्या हो गया? बस और ZnS, बस इतना बहुत है। मेटालिक सॉलिड क्या होता है भाई? मेटालिक सॉलिड होता है जैसे आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब भी तो सॉलिड है, कोबाल्ट, ये सब मेटालिक सॉलिड है। मेटालिक सॉलिड में क्या होता है? मेटालिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली, पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नेल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नेल्स। हम लोग सर कर्नेल क्या होता है ये थोड़ा बताइए, तो बिल्कुल बताते हैं। तो कर्नेल क्या होता है? सुनो मेरी बात ध्यान से, एटम माइनस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, एटम माइनस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो चीज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्नेल, ठीक है। और ये क्या पॉजिटिवली चार्ज होता है। बेसिकली तुमने सुना क्या होगा, मतलब ऐसा मैंने सुनाया है तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाते समय, कि किसी भी मेटल में क्या होता है कि जो मेटल के बहुत सारे अनगिनत एटम्स हैं, उनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थोड़ा सा एटम से फ्री होके सरफेस पे आकर तैरने लगते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन्स की नदी बन जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की नदी बन जाती है, ठीक है। तो वो सरफेस पर घूमते रहते हैं, और इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी फिजिक्स में फिर से आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सरफेस पे क्या तैरते रहते हैं, इसीलिए इस मॉडल को इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी बोला जाता है। सी मतलब क्या हो गया? नदी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली सरफेस पर तैर रहे हैं। अच्छा, ये केवल तैरने के लिए फ्री है, बाहर आने के लिए नहीं फ्री। बाहर निकालने के लिए तो फिर वो फोटोन देते हो, एनर्जी आती है, तो इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, तो बाहर इजेक्ट आउट हो जाता है, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, बस हम बात कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है एटम से, जो भी मेटल का एटम होगा उससे थोड़ा सा डिटैच होके सरफेस पर आकर तैरने लगता है। अब जो मेटल का एटम है, ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये तो कुछ कुछ कटायन जैसी चीज हो गई, तो आप कटायन ही बोल देते ना, फिर ये कर्नल क्यों बोला आपने? तो कटायन जैसी चीज नहीं है, थोड़ा सा एक स्लाइट डिफरेंस, ठीक है। देखो कटायन क्या होता है कि मेटल के एटम में से जब तुम इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से रिमूव कर देते हो,
दिस इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली रिमूव्ड, तब जो चीज बनती है उसको बोलते हैं कटायन। ठीक है, तो ऐसे समझ लो तुम बस बेसिकली कि एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच का रिश्ता अगर क्या पूरी तरह से टूट जाए, एकदम खत्म हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, मतलब मान लो, है ना, तो फिर जो बनने वाली चीज है वो कटायन है, रिश्ता टूट गया, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर रिश्ता पूरी तरह से नहीं टूटा है, अभी थोड़ा मतलब स्कोप है, गुंजाइश है वापिस आने की, तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्नेल। मतलब वो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से नहीं छोड़ के गया, थोड़ा सा डिटैच होकर एटम से वो सरफेस पर आके तैर रहा है, वो जो चीज बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज कर्नल। दिस इज द माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन अ कर्नल and a cation. Cation is formed by complete removal of electron. मतलब this electron must reach to infinity. अब इसके इसके इन्फ्लुएंस से बिल्कुल दूर हो गए, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके इन्फ्लुएंस से दूर नहीं हुआ है, थोड़ा सा इससे गुस्सा होके नाराज होके सरफेस पे आके बैठ गया। ठीक है, तो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन तैरते रहते हैं बस। और अब इसी की वजह से इनके अंदर कुछ बहुत खास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। क्या प्रॉपर्टीज आ जाती है? पहले तो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर, इन्हीं सरफेस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ड्यू टू दिस सरफेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो भी मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, इनमें तुमने बचपन से सुना होगा कई बार कि एक स्पेसिफिक लस्टर होता है। लस्टर मतलब एक शाइन होती है मेटल के सरफेस। ठीक है, सो अगेन द रीजन इज दीज इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, फिर उसके बाद इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, टीएमपी इज हाई। अच्छा, इनमें जो फोर्स होता है वो क्या होता है? फोर्स को मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं, मेटल के एटम्स के बीच में जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है, हार्डनेस इनकी बहुत वेरिएबल होती है। अब कुछ कुछ मेटल बहुत हार्ड होते हैं, लोहा हुआ हो गया जैसे, तो हार्डनेस के बारे में कोई ऐसा बहुत कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक रेंज ऑफ हार्डनेस है। कुछ कुछ सॉफ्ट होते हैं, सोडियम वोडियम जैसे सॉफ्ट होते हैं, तो वेरिएबल हार्डनेस के बारे में नो डिस्कशन है ना, वेरिएबल बोल के छोड़ दिया। मेल्टिंग पॉइंट इनका है हाई है, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेटालिक बॉन्ड है और स्पेसिफिक क्लस्टर है। और एक बड़ी खास प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी मेटल्स हैं, अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तभी तो जितनी भी घर में वायरिंग वायरिंग होती है सब कॉपर वायर ही तो होता है, ये तुम्हें मालूम होगा। ठीक है, उसको प्लास्टिक जो लगा रहता है उसको कभी नाक से काट के छील के देखो तो अंदर ब्राउन ब्राउन सा शाइन करता है, तो वो कॉपर है बेसिकली। ठीक है, और मेटल्स की एक और बहुत खास प्रॉपर्टी होती है कि दे आर डक्टाइल एंड मैलिएबल। ठीक है, तो इन शब्दों का मतलब समझते हो, डक्टाइल एंड मैलिएबल। ठीक है, डक्टाइल मतलब होता है कि उसको खींच के लंबा किया जा सकता है, तो इनसे तार बना सकते हैं हम लोग। और मैलिएबल मतलब होता है उसको पीट पीट के पतला कर सकते हो, उसकी शीट बना सकते हो। ठीक है, तो ये मेटालिक सॉलिड्स की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि दे आर डक्टाइल एंड मैलिएबल। ओके, and finally we come to the last type of solids which are known as covalent network solids. कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स क्या होते हैं बच्चों? कि ये जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए इनका नाम भी होता है जाइंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड का हम एग्जांपल जैसी लेंगे तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे डायमंड है ना, तो कार्बन डायमंड, तो डायमंड में क्या होता है भाई, उसका डिटेल लैटिस हम लोग और पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे चल के। बट इतना तो तुमने सुना होगा, कार्बन 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 एक 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर है बिल्कुल। एक कार्बन से दूसरा कार्बन, दूसरा तीसरा कार्बन, इस तरह से बहुत सारे कार्बन एटम्स आपस में जुड़ जुड़ के एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया इस डायमंड। ठीक है, इसी तरह से होता है कार्बन ग्रेफाइट। कार्बन ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट भी क्या है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, बहुत सारे कार्बन के एटम आपस में आके एक दूसरे से मिल गए। फिर इसी तरह से एक होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट, SiO SiO SiO, इस तरह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर एक होता है SiC, SiC को बोलते हैं कार्बोरंडम, SiC का कॉमन नेम होता है कार्बोरंडम। ठीक है, तो कार्बोरंडम बोलते हैं इसे हम लोग, राइट। तो SiC का भी स्ट्रक्चर डायमंड जैसा ही होता है,
बस उसमें ऑल्टरनेटिवली कार्बन और सिलिकॉन आ गए। तो ये सारे के सारे कोवेलेंट नेट फॉर सॉलिड्स हैं, दे आर जाइंट मॉलिक्यूल्स। और इनमें होता क्या है, इट इज अ 3 डायमेंशनल रिजिड रिजिड नेटवर्क ऑफ 3 डायमेंशनल रिजिड नेटवर्क ऑफ डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल कोवेलेंट डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड्स, 3 डायमेंशनल रिजिड नेटवर्क ऑफ डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड्स। अच्छा, अब क्या होता है भाई, ये एकदम इनमें क्या है, हर एक एटम की जगह फिक्स है बिल्कुल, है ना, कोई कोवेलेंट बॉन्ड है। तो भाई मान लो डायमंड में कार्बन sp3 है, तो बाकी चारों कार्बन के एटम 109 डिग्री 28 मिनट पर ही होने चाहिए, और कोई चारा ही नहीं उनके पास। तो क्या होता है कि इन डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड्स की वजह से इनका जो बेसिक मतलब जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा रिजिड होता है, बहुत रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा हार्ड भी होते हैं, एक्सेप्शनली हार्ड होते हैं, है ना। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, आपने सुना होगा, ठीक है। तो बहुत हार्ड होते हैं ये, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी मतलब हाईएस्ट होता है अमंगस्ट ऑल डिफरेंट सॉलिड्स। इतने रिजिड हैं, हर एटम की लोकेशन फिक्स्ड है, बहुत हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, खूब हार्ड होते हैं, खूब रिजिड होते हैं, ठीक है। और ये कोई इलेक्ट्रॉन्स वगैरह फ्री तो है नहीं यहाँ पे, तो ये नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये होते हैं। इसमें क्या है कि भाई ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलोंग द लेयर, ये बात मैंने शुरू में एक्सप्लेन करी थी एनआइसोट्रोपी समझाते समय। तो ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है, जो कि ड्यू टू द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द लेयर इज अ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर अलोंग द लेयर, गुड कंडक्टर अलोंग द लेयर, ठीक है। So that completes the classification of crystalline solids। और आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में और इसके आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू